आपने ना क्लिक करना है जिससे ब्लर नहीं होएगी, फोकस हो जाएगा इसका। ये येलो हो गया ना, अब ये हिलेगा नहीं पूरे दौरान, ठीक है। और देखते रहना, थोड़ा सा बीच में क्लियर ना हो तो बता देना। तो बच्चे हमने सिंगुलैरिटी चैप्टर को स्टार्ट कर रखा था, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो बच्चे हमने एक टेबल बना रखी थी कि सिंगुलैरिटी जो है वो कितने टाइप की है, दो, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। फिर आइसोलेटेड में हमने कितने टाइप लिखे थे, तीन। सबसे पहले लिखा था रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, दूसरे नंबर पे पोल्स और तीसरे नंबर पे एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो अब हेडिंग लगाओ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो पहली डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं बच्चे आज की क्लास में, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। लिखें इसके अंदर थोड़ा सा, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। इस डेफिनेशन में लिखें, अ पॉइंट Z0 is called isolated singularity if there exist, ये किसका साइन होता है बच्चे, there exist, if there exist at least one deleted neighborhood, NHD का मतलब नेबरहुड, आस पड़ोस। तो इसको हल्का सा लिखना है तो यूं लिख सकते हो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेबरहुड। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ Z0 throughout FZ is एनालिटिक। बच्चे शब्द बड़े डिफिकल्ट से लिखे हुए हैं, पर इनको समझ लेंगे तो ये बहुत इजी लगेंगे। एक बार पहले इस इंग्लिश को ही पढ़ते हैं जो हमने लिखा है। क्या लिखा है मैंने, किसी पॉइंट Z0 को अगर आपको क्या बोलना है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, तो कब बोलेंगे, जब देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ Z0। अभी मीनिंग समझाते हैं कि Z0 का डिलीटेड नेबरहुड का क्या मतलब है। वो कहता Z0 का कम से कम एक डिलीटेड नेबरहुड ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके अंदर FZ कैसा फंक्शन होगा, एनालिटिक। अब इस बात को थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये कोई भी डोमेन है, कैसी भी शेप का हो सकता है, बना दिया। अब इस डोमेन के अंदर हम किस पॉइंट को आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बोल रहे हैं, Z0। मान लो ये Z0 पॉइंट है, इसको अगर तुम्हें बोलना है कि ये फंक्शन की Z0 पर कौन सी सिंगुलैरिटी दे रहा है, आइसोलेटेड, तो कब कहेंगे, जब Z0 के डिलीटेड नेबरहुड का मतलब होता है Z0 के ऊपर ये सर्कल बना दो, ओपन सर्कल बनाने का मतलब Z0 को इंक्लूड नहीं कर रहे। किसको इंक्लूड नहीं कर रहे, Z0 को। ये ओपन सर्कल बनाने का मीनिंग क्या है कि हम Z0 को इंक्लूड नहीं कर रहे। और डिलीटेड नेबरहुड ऑफ Z0 का मतलब Z0 को छोड़कर उसका नेबरहुड का मतलब उसके आसपास का बहुत छोटा सा एरिया। दिखने में ये बड़ा बनाया है पर ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा। वापिस इस Z0 को अगर तुम्हें क्या बोलना है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, तो इस Z0 को छोड़ने का मतलब Z0 के ऊपर ओपन सर्कल बना दिया, यानी Z0 को इंक्लूड नहीं कर रहे। Z0 को छोड़कर उसका जो नेबरहुड होगा, उस नेबरहुड के अंदर पूरा फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक। मतलब इस नेबरहुड के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे उन पे ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो पूरा फंक्शन इस नेबरहुड के अंदर क्या होगा, एनालिटिक। पर किसको छोड़कर, Z0 को छोड़कर। सिंगुलैरिटी का सिंपल भाषा में मीनिंग लास्ट क्लास में क्या बताया था, विचित्रता का मतलब कोई एक आधा पॉइंट ही ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, उसी को हम क्या कहेंगे, सिंगुलैरिटी। इसमें Z0 वो बंदा है जो फंक्शन को एनालिटिक नहीं होने देता, पर उसके बाकी नेबरहुड के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन सब पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक। तो Z0 विचित्र हो गया तो ये सिंगुलैरिटी के अंदर तो आएगा। इसको आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कब बोलेंगे, जब Z0 को छोड़कर उसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके अंदर फंक्शन कैसा बिहेवियर रखेगा, एनालिटिक। यानी इन सभी पॉइंटों पे तो फंक्शन क्या है, एनालिटिक। पर किस पे एनालिटिक नहीं है, Z0। देखो लिखा है ना मैंने, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ Z0, यानी Z0 को छोड़कर। डिलीटेड का मतलब Z0 को छोड़कर उसके नेबरहुड के अंदर अगर पूरा फंक्शन क्या है, एनालिटिक, तो फिर इस पर्टिकुलर Z0 को आप क्या कहोगे, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। बोलो ये डेफिनेशन कुछ ना कुछ पल्ले पड़ी है। वापस इस Z0 को अगर तुम्हें क्या बोलना है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, तो इस Z0 को छोड़कर
उसके नेबरहुड में पूरा फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक। अब अगर इस पूरे नेबरहुड में फंक्शन एनालिटिक है, सिर्फ जेड नोट पर एनालिटिक नहीं है, तो ये जेड नोट विचित्र बंदा हो गया, और इस विचित्र बंदे को फिर अलग से क्या नाम दे दिया, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो बच्चे एक नोट लगवाया था मैंने, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। नॉन आइसोलेटेड में क्या होगा, जेड नोट के अलावा कुछ और पॉइंट भी ऐसे होंगे जिस पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जिन पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो वो सारे किस कैटेगरी में चले जाएंगे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। बोलो पहले आइसोलेटेड समझ आ गया, नॉन को तो पढ़ेंगे डिटेल में वापस। बच्चे ये ओपन सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जेड नोट को छोड़ दिया और उसके बाकी नेबरहुड में पूरा फंक्शन क्या है, एनालिटिक। सिर्फ किस पर एनालिटिक नहीं है, जेड नोट पे, तो ये जेड नोट कैसा पॉइंट कहलाएगा, आइसोलेटेड। नाम से पता लग रहा है आइसोलेट का मतलब सिर्फ एक ही बंदा ऐसा होगा जिस पे फंक्शन क्या नहीं होगा, एनालिटिक। फॉर एग्जांपल साइड में ऐसे एग्जांपल लिख लें, एफ जेड इज इक्वल टू 1/z-2। बच्चे सोच के बताओ ये फंक्शन किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, 2 पे। देखते ही पता लगना चाहिए, इसका क्या निकालोगे, डेरिवेटिव। कितना आएगा, 1/x का -1/x²। और जैसे ही हमने किया तो मुझे दिख रहा है, जैसे ही मैं z को 2 रखूंगा तो नीचे क्या बनेगा, 0, और 1/0 इन्फिनिटी। इसका मतलब 2 पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्या 2 के अलावा कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.1 भी रखेंगे तो 2.1 - 2 0.1, 0.1 का स्क्वायर 0.11 जो भी होगा, क्या नीचे इन्फिनिटी बनवा रहा है टोटल, नहीं। इसका मतलब सिर्फ 2 ही ऐसा पॉइंट है जिस पे ये फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सिर्फ 2 ही ऐसा पॉइंट है जिस पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और जो 2 का नेबरहुड है, यानी 2.1, 2.2, 1.99, 1.98, उस सब पे फंक्शन ये क्या है, एनालिटिक। तो इसका मतलब सिर्फ इकलौता 2 ऐसा बंदा है जिस पे ये फंक्शन एनालिटिक होने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक ही बंदा मिला, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो नीचे लिखो यहां पर, हेयर z इक्वल टू 2, एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, एफ डैश जेड इज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, not analytic only z इक्वल टू 2। सिर्फ z इक्वल टू 2 के ऊपर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बाकी सभी पॉइंटों पे, यानी 2 के नेबरहुड के सभी पॉइंटों पर ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक। तो सिवाय सिर्फ 2 पे नहीं है, तो इसको लिखो, दैट मीन्स एट z इक्वल टू 2 एफ जेड हैज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो ये एफ जेड कैसी सिंगुलैरिटी रखता है बच्चे, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। बच्चे देखना ब्लर तो नहीं हो रही ना वीडियो, चलो तो नोट कर लो इसको आप लोग। तो बच्चे ये डेफिनेशन है, फिर भी ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोगों के पास मेरा नंबर है बच्चे। इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहनी चाहिए। डेफिनेशनें थोड़ी सी ऐसे टिपिकल सी हैं, पर अगर इसको समझ रहे हो तो ये इजी लगेंगी, 1-2 बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर ओपन सर्कल बनाने का मतलब हमने जेड नोट को इंक्लूड नहीं किया, और उसके बाकी नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे ये फंक्शन क्या रहेगा, एनालिटिक। सिर्फ किस पर एनालिटिक नहीं है, जेड नोट पे। तो हम इस जेड नोट को कैसी सिंगुलैरिटी बोलेंगे, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब चार्ट में बनाया हुआ है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के 3 टाइप हैं, तो फिर इसी के टाइप्स पढ़ रहे हैं पहले। तो हेडिंग लगाओ, नंबर 1 रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। मिटो दूं बच्चे इसको, तो इस तरीके से लिखो, 1 इस तरीके से लिखना, इसका मतलब हम इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो बच्चे इसके टाइप्स में सबसे पहले लिखें रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखें रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो पहले इसको लिखें फिर इसको समझते हैं। if principal part of fz contain no terms, then a point z naught is called removable singularity।
If principal part of fz contain no terms, then a point z0 is called removable singularity. ये इसकी पहली डेफिनेशन। दूसरे नंबर पे नोट लगाकर लिखो, लिमिट z टेंडिंग्स टू z0 fz अगर फाइनाइट आता है और एग्जिस्ट करता है तो भी हम इस z0 पॉइंट को देन z0 इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। इसी क्रम में तीसरा नंबर नोट लगाएं बच्चे। फॉर एग्जाम्पल एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड। चेक करते हैं कि ये किस टाइप की सिंगुलैरिटी रखेगा। तो मैंने हेडिंग लगाई है बच्चे रिमूवेबल। नाम से पता लग रहा है सिंगुलैरिटी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होएगी एक बार ये तो बाद में पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल को देखते ही बताओ क्या इस फंक्शन में हमें सिंगुलैरिटी, नाम नूम नहीं पता, क्या मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या इस फंक्शन में आपको सिंगुलैरिटी दिख रही है? सिंगुलैरिटी के लिए क्या बताया था, फंक्शन का क्या कर दो डेरिवेटिव। एक बार मन ही मन डेरिवेटिव करवाना, फर्स्ट अपॉन सेकंड लगेगा क्योंकि ऊपर भी जेड का फंक्शन और नीचे भी जेड का। फॉर्मूला बोलो फर्स्ट अपॉन सेकंड का, सेकंड का स्क्वायर, फिर सेकंड को रखेंगे एज इट इज, ऊपर कुछ भी बने, नीचे तो ये आ रहा है। नीचे ये आने का मतलब ऐसा कौन सा जेड का पॉइंट या वैल्यू रखूं जिसको पुट करते ही ये पूरी चीज इन्फिनिटी बन जाए। जेड को जीरो रखते ही 1/0 बनेगा और ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब जेड इक्वल टू 0 पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ध्यान से सुनना, इस फंक्शन को देखते ही, अभी तक मुझे कोई नाम नूम नहीं पता, मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा, ये जो फंक्शन मैंने लिया है क्या ये किसी भी टाइप की सिंगुलैरिटी फिलहाल रख रहा है? तो बिल्कुल रख रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ये कुछ आ रहा है, ऊपर कुछ ना कुछ आएगा, वो बात की बात। z बराबर 0 रखने पर ये क्या बनाएगा, इन्फिनिटी। अभी तो दिख रहा है कि z इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन में सिंगुलैरिटी है, नाम नहीं पता पर ये लग रहा है कि z इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या रख रहा है, सिंगुलैरिटी। पर इसको थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं बच्चे। इसको सोल्व कैसे करें? एफ जेड इज इक्वल टू 1/z दिख ही रहा है, इसको अलग से लिख दिया, और अंदर क्या है, साइन जेड। साइड में मैंने आपको साइन जेड का एक्सपेंशन लिख कर दिया। हाँ जी, साइन जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, जेड की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, जेड की 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। कुछ पढ़ा हुआ है क्या ऐसा? साइन एक्स का पढ़ा हुआ है, एक्स माइनस एक्स की 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। लगा दो बच्चे, बोलो साइन जेड का एक्सपेंशन क्या लिखें, जेड माइनस जेड की 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, जेड की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। इनफ है, इससे ज्यादा टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। अभी तक दिख रहा है कि z इक्वल टू 0 पर कैसी सिंगुलैरिटी है, कुछ ना कुछ है जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। पर मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया बच्चे, इस 1/z को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सभी के साथ, बोलो क्या बनेगा, z से z क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट 1। ये z यहां पर लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3। इस z को यहां पर लेकर जाएंगे क्या बनेगा, z की 4 अपॉन फैक्टोरियल 5। और अगर आगे वाली टर्म्स लिखता तो भी z की पावर ऊपर ही आती। अब मेन मुद्दा, ये फंक्शन एफ जेड चल रहा था, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो देखा क्या अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्या करना इसका, डैश का अगर करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, जेड स्क्वायर का 2z ऊपर ही आ रहा है जेड, जेड की 4 का 4z क्यूब। ऐसा कोई z की वैल्यू नहीं है जिस पर ये डेरिवेटिव इन्फिनिटी बनाता हो। तो कहीं ना कहीं पहले हमें सिंगुलैरिटी दिख रही थी पर हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो चाहिए, पर ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पर इन्फिनिटी नहीं बना रहा। इसका मतलब फंक्शन में से सिंगुलैरिटी क्या हो गई, रिमूव हो गई। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी का मतलब फंक्शन से सिंगुलैरिटी को क्या कर देना, रिमूव कर देना। कैसे कर सकते हैं, फंक्शन को रीडिफाइन करके, मतलब थोड़ा सोल्व करके। थोड़ा सा सोल्व करें तो हम फंक्शन में से सिंगुलैरिटी को रिमूव कर सकते हैं। पहले किस पर सिंगुलैरिटी दिख रही थी, 0 पे, पर अब हमने देखा जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो अब z इक्वल टू 0 पर कोई सिंगुलैरिटी नहीं मिल रही। इसका मतलब z इक्वल टू 0 हमारा कौन सी सिंगुलैरिटी है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। उस पॉइंट से हमने सिंगुलैरिटी क्या कर दी, रिमूव कर दी। पहले तो ये सिंपल सा एग्जांपल समझ आया।
अब इसको मैं इस नोट से भी क्लियर करूंगा कि यही वाला एग्जांपल अगर इस नोट के थ्रू सोल्व करें तो क्या ये भी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अभी मत नोट करो बच्चे, मेन चीजें समझो। तुम नोट तो करते रहना, वीडियो में देख लेना वापस, 4 बार और सुन लेना, याद हो जाएंगी बातें। मेन बात पे फोकस करो। क्या तुम लोगों को देखते ही इसमें सिंगुलैरिटी दिख रही थी क्या? किस पे? 0 पे। थोड़ा सा सोल्व किया तो क्या अब सिंगुलैरिटी दिख रही है? नहीं। इसका मतलब z इक्वल टू 0 पर किस टाइप की सिंगुलैरिटी है? रिमूवेबल। हमने फंक्शन में से सिंगुलैरिटी को क्या कर दिया? रिमूव। अब ये सारी बातें, ये सारी सिंगुलैरिटी बच्चे लोरेंट एक्सपेंशन पे डिपेंड करती है। किस पे? लोरेंट। एक बार मेरे को लोरेंट एक्सपेंशन बताओ, लास्ट क्लास में सिखाया था आप लोगों को। क्या था लोरेंट एक्सपेंशन? समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए आर जेड माइनस ए की पावर आर समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी आर जेड माइनस ए की पावर माइनस आर। उसको नीचे लिख दें तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर पावर माइनस आर थी, नीचे जाकर क्या हो गई? प्लस आर। बच्चे याद करो, जिस दिन ये काम करवाया था इसको बोला था जनरल पार्ट। इसको कौन सा पार्ट बोला था? जनरल। और इसको क्या बोला था? प्रिंसिपल पार्ट। इसको क्या बोला था? प्रिंसिपल पार्ट। और अब पहली वाली डेफिनेशन पढ़ो, मैंने क्या लिखा है? इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड कंटेन नो टर्म। उस दिन जब ये एक्सपेंशन करवाया था तब क्लियरली बोला था कि सिंगुलैरिटी जिस भी टाइप की हो वो किस पे डिपेंड करती है? प्रिंसिपल पार्ट। क्यों करती है वो रीजन भी समझाया था। अगर तुम ए पॉइंट इस पूरे में पुट करोगे तो ए माइनस ए 0, 0 से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये लोरेंट एक्सपेंशन की एलएचएस में क्या था? एफ जेड। अगर मैं ए पॉइंट पुट करता हूं तो ये तो बनाता है 0, पर ए पॉइंट इसमें पुट करता हूं तो नीचे क्या बन रहा है? 0, 1/0 इन्फिनिटी। इसका मतलब ये फंक्शन ए पॉइंट पर यहां पर तो एग्जिस्ट कर रहा है पर यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और जहां पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता उसी को क्या बोलते हैं? सिंगुलैरिटी। इसका मतलब सिंगुलैरिटी सिर्फ और सिर्फ किस पार्ट पर डिपेंड करती है? प्रिंसिपल पार्ट पे। अब मैंने क्या लिखा? इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड कंटेन नो टर्म। अगर ये प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म ही ना बचे तो सिंगुलैरिटी डिपेंड किस पे करती है? प्रिंसिपल पार्ट पे। अगर प्रिंसिपल पार्ट खत्म ही हो जाए तो इसका मतलब ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अगर ये पार्ट खत्म हो गया तो क्या अब ए के ऊपर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है? कर रहा है, क्योंकि ए पर ही तो 0 बन रहा है, इन्फिनिटी तो बन ही नहीं रहा। और ये अगर खत्म हो जाए तो इसका मतलब प्रिंसिपल पार्ट अगर खत्म हो जाए तो क्वेश्चन में से क्या रिमूव हो गई? सिंगुलैरिटी रिमूव हो गई। तो क्या लिखा? इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड कंटेन नो टर्म। अगर लोरेंट एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म बचे ही ना तो फिर हम उस पॉइंट जेड नोट को क्या कहेंगे? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। यहां पर जेड इक्वल टू कितना है? ए। तो हम जेड नोट पॉइंट को क्या कहेंगे? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। और इसके अकॉर्डिंग हम ए पॉइंट को क्या कहेंगे? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। कब? जब ए पुट करने पर ये प्रिंसिपल पार्ट क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो हम इस ए पॉइंट को कौन सी सिंगुलैरिटी बोलेंगे? रिमूवेबल। फिलहाल मैंने नाम क्या रखा है? जेड नोट। पहले बताओ ये डेफिनेशन कुछ ना कुछ समझ में आई? अब इसको ना इस क्वेश्चन के साथ रिलेट करते हैं, पढ़ना। प्रिंसिपल पार्ट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? बच्चे जेड की पावर अगर नीचे आ रही है, देखो नीचे इस वाले में क्या आ रहा है? जेड नीचे आ रहा है। भाई एक्सपेंशन खोलेंगे, अगर एन को 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, यहां पर क्या लिखो? एन। यहां पर भी क्या लिखो? एन। अगर तुम यहां पर एन लिख रहे हो तो यहां पर भी क्या लिखोगे? एन। सुनो ध्यान से, अगर मैं n को 1 2 3 पुट करूंगा तो नीचे आ रही है z की पावर्स, 1/z माइनस ए की पावर 1, 1/z माइनस ए की पावर 2। तो प्रिंसिपल पार्ट किसको बोलते हैं? जिसमें z की पावर नीचे आती है। अब ये फंक्शन को देखते ही बताओ, क्या तुम्हें इसमें प्रिंसिपल पार्ट दिख रहा है? ये पूरा प्रिंसिपल पार्ट है, चेक करो। साइन z तो हमारा bn हो गया, समझ लो। और नीचे z आ रहा है, z की पावर जैसे ही नीचे दिखे तो ये कौन सा पार्ट है? प्रिंसिपल पार्ट। जैसे ही प्रिंसिपल पार्ट दिखेगा तो कहीं ना कहीं सिंगुलैरिटी होएगी। अभी तक तो सिंगुलैरिटी थी, पर इसको जैसे ही थोड़ा सेट किया तो ये बन गया। अब चेक करके बताओ, जो फंक्शन बन चुका है क्या उसमें z की पावर नीचे आ रही है क्या? नहीं। जिनमें z की पावर नीचे आती है उन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल पार्ट। और सिंगुलैरिटी डिपेंड भी किस पे करती है? प्रिंसिपल पार्ट पे। अगर z की पावर ऊपर आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कौन सा पार्ट है? जनरल पार्ट। इसमें सारी z की पावर ऊपर आ रही है, इसका मतलब ये अब कौन सा पार्ट बन चुका है? जनरल पार्ट। और इसमें से कौन सा पार्ट खत्म हो चुका है? प्रिंसिपल पार्ट। यानी प्रिंसिपल पार्ट में अब कोई भी टर्म नहीं बची, इसीलिए हमने उस पॉइंट जेड नोट को फिर क्या बोल दिया? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो नीचे पूरा लिखें, हेयर कौन से पॉइंट पे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है? 0 पे। हेयर z इक्वल टू 0 गिव्स रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, गिव्स
रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। रीजन में क्या लिखोगे, क्यों इसको रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बोला है? बिकॉज fz हैज नो टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट, क्योंकि उसके अंदर प्रिंसिपल पार्ट बचा ही नहीं, तो सिंगुलैरिटी क्या हो गई, रिमूव हो गई। पहली डेफिनेशन यही तो कह रही है, अगर फंक्शन के अंदर प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म बचे ही ना, तो फिर उस पॉइंट पे हम कौन सी सिंगुलैरिटी बोलेंगे, रिमूवेबल। कर दो बच्चे, अब ये पूरा नोट कर दो यहां तक, इधर वाली चीज कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हें याद हो चुकी है कि लोरेंट एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट पे ही सिंगुलैरिटी डिपेंड करती है। सारी की सारी सिंगुलैरिटी डिपेंड ही किस पर करती है, प्रिंसिपल पार्ट पे। सिंगुलैरिटी डिपेंड्स ओनली प्रिंसिपल पार्ट। तो सिंगुलैरिटी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट पे डिपेंड करती है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल पार्ट खत्म ही हो जाए, उसमें कोई टर्म ही ना बचे, तो फिर उस पॉइंट पर हमें हमेशा कौन सी सिंगुलैरिटी मिलेगी, रिमूवेबल। तो मैंने ये डेफिनेशन आपको इसके थ्रू भी बताई और इस एग्जांपल में भी क्लियर करके दिखाया कि अपने पास प्रिंसिपल पार्ट बचा ही नहीं, इसका मतलब प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं बचा। अब प्रिंसिपल पार्ट ही खत्म हो गया तो सिंगुलैरिटी डिपेंड ही किस पे करती है, प्रिंसिपल पार्ट पे। तो प्रिंसिपल पार्ट खत्म तो सिंगुलैरिटी खत्म, सिंगुलैरिटी खत्म होने का मतलब सिंगुलैरिटी रिमूव हो गई, खत्म हो गई। तो ये पहला एग्जाम्पल इस डेफिनेशन को बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहा है। तो मैं जब भी आगे वाली क्लासों में आपसे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बोलूंगा तो आप कहोगे कि प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म नहीं बचना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0। अब दूसरी डेफिनेशन भी इस पे लगाकर देखते हैं, क्योंकि जब लिखी है कि इसकी 2 डेफिनेशन है तो दोनों की दोनों डेफिनेशन इन एग्जाम्पलों पे क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई। तो यही एग्जाम्पल लेते हैं और इसको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लियर करके देखते हैं। तो इसको अच्छे से नोट कर लें और फिर इसको अपने और देखते हैं। तो बच्चे एक एग्जाम्पल पहली डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है और अब दूसरा यही वाला एग्जाम्पल हम किस डेफिनेशन के लिए क्लियर कर रहे हैं, सेकंड। पढ़ना एक बार इसको क्या कह रहे हैं, fz के ऊपर क्या लगा दो, लिमिट। जैसे ही लिमिट लगाओगे तो वैल्यू अगर क्या है, फाइनाइट और एग्जिस्ट। फाइनाइट का मतलब 0 आ जाए, -1 आ जाए, -2 आ जाए, और ये वाली सारी वैल्यूज क्या करती हैं, एग्जिस्ट। तो अगर फाइनाइट और एग्जिस्ट आ जाए तो फिर इस जेड नोट पॉइंट को आप क्या कहोगे, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। इस क्वेश्चन में बताओ फिलहाल सिंगुलैरिटी किस पे दिख रही थी, 0 पे, तो अपना जेड नोट पॉइंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। लगाकर देखते हैं इसी क्वेश्चन में। तो अब इस क्वेश्चन को पहली डेफिनेशन से सोल्व ना कर मैं किस डेफिनेशन सोल्व कर रहा हूं, सेकंड। मैंने दोनों तरफ लिमिट लगा दी, जेड टेंडिंग्स टू जेड नोट। जेड नोट का मतलब होता है वो पॉइंट जिस पे सिंगुलैरिटी दिख रही है, फिलहाल किस पर दिख रही है, 0 पे। तो लिखा मैंने लिमिट जेड टेंडिंग्स टू जेड नोट की जगह क्या लिया, 0। साथ में चल रहा है fz, उधर भी लिमिट लगा दी, जेड टेंडिंग्स टू 0 और साइन जेड अपॉन जेड। सेकेंड ईयर में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सब कुछ पढ़े हो बच्चे। क्या तुमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन h अपॉन h कितनी वैल्यू होती है, 1। अगर नहीं पता तो और तरीके से बता देते हैं बच्चे। अगर h को अभी 0 रखूं तो साइन 0 कितना होता है, 0, और नीचे h को 0 रखूं तो वो भी कितना है, 0। अगर 0/0 फॉर्म हो तो सोल्व करने के लिए डीएल हॉस्पिटल रूल। क्या होता है डीएल हॉस्पिटल रूल, वैसे तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। पर अगर नहीं पता तो बच्चे अभी लिमिट पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म बन रही है तो पुट नहीं कर सकते, तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। साइन एच का डिफरेंशिएशन कोस एच, डीएल कहता है ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग, एच का एच के रिस्पेक्ट में 1। अब एच को 0 पुट कर दो, कोस 0 कितना होता है, 1 आ रहा है बच्चे 1 सोल्व करने पर, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। अब यहां आ जाओ, जेड टेंडिंग्स टू 0 साइन जेड अपॉन जेड, बिल्कुल सेम चीज नहीं है क्या, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये पूरी वैल्यू सोल्व होकर कितनी आ रही है, 1। 1 कैसी वैल्यू है, फाइनाइट और एग्जिस्ट। पूरा वर्ड बोला करो, फाइनाइट और एग्जिस्ट। अगर fz पे लिमिट लगाने पर वो फाइनाइट और एग्जिस्ट दे रहा है तो इस वाले पॉइंट को, इस जेड नोट को हम क्या कहते हैं, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो इस आर्टिकल से भी हेयर z इक्वल टू कितनी वैल्यू है, 0, कैसी सिंगुलैरिटी दे रही है, इज अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। कर दो बच्चे नोट, क्योंकि हमें दोनों डेफिनेशन लगानी आनी चाहिए, दोनों के रिजल्ट्स याद रहने चाहिए। तो ये
दोनों डेफिनेशन बिल्कुल रिमूवेबल सिंगुलैरिटी को क्या कर रही है, वेल डिफाइन। एक एग्जांपल ने पहली डेफिनेशन को भी क्लियर किया और सेकंड डेफिनेशन को भी क्लियर किया, तो इसको अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट हेडिंग लगा रहे हैं हम पोल्स। तीन टाइप थे, रिमूवेबल, पोल्स और आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो सेकंड नंबर पे लगाए बच्चे पोल्स। मिटो दें बच्चे इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेक्शन ए के अंदर ये डेफिनेशंस पूछेगा ही पूछेगा, इनमें से कोई ना कोई एक दो, तो इसको अच्छे से कवर कर लो। सेकंड नंबर पे हेडिंग लगाएं पोल्स, और इसमें लिखें थोड़ा सा, तो सेकंड नंबर इस तरीके से लिखें जिससे पता लगे कि आइसोलेटेड के ही तीन टाइप्स लिख रहे हैं। तो पोल्स में लिखें फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर, इफ प्रिंसिपल पार्ट of fz contains finite number of terms, then a point z0 is called pole of order m। मीनिंग सारे समझेंगे, एक बार सिर्फ नोट कर दो। इसकी सेकंड डेफिनेशन लिखो, इफ b1 नॉट इक्वल टू 0 और b2 b3 आगे वाली जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी इक्वल टू क्या है, 0, देन z0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1। if pole of order 1, then z0 is called simple pole। फिर सेकंड नंबर पे लिखें, थर्ड नंबर पे लिखें, if b2 not equal to 0 and b3 b4 up to सभी टर्म्स इक्वल टू 0, then z0 is called pole of order 2। और if pole of order 2, then z0 is called double pole। इतना लिखने के बाद ये दोनों तो इसके टाइप्स थोड़े से बताए हैं, तो इनको यूं टिक कर लो कि ये अलग से ही कुछ नोट्स हैं। डेफिनेशन तो अभी तक ये थी, अब नेक्स्ट नंबर पे जो डेफिनेशन लिख रहे हैं तो इसको इस तरीके से लिख लें, ये भी एक डेफिनेशन है पोल की और ये भी एक डेफिनेशन है पोल की। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो पोल की लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, इफ लिमिट z टेंडिंग्स टू z0 fz exist and infinite, then z0 is called pole of order m। तो बेसिकली रिमूवेबल की भी दो डेफिनेशन थी और पोल्स की भी दो ही डेफिनेशन है, एक तो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है और एक फोर्थ नंबर पे। जो सेकंड और थर्ड है वो तो कुछ टाइप्स बताए हैं कि पोल सिंपल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ऐसे ट्रिपल भी हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर का हो सकता है, फिफ्थ ऑर्डर का हो सकता है। तो ये सारी बातें हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, एक बार इनको लिख कर छोड़ दो। तो एक बार इस काम को लिख कर छोड़ दो। तो पोल के अंदर हमने बच्चे दो टाइप की डेफिनेशंस पढ़ी हैं, एक तो फर्स्ट नंबर पे और एक फोर्थ नंबर पे। जो सेकंड और थर्ड है वो तो कुछ पोल्स के ऑर्डर बता रहा है कि पोल सिंपल पोल भी हो सकता है, पोल डबल पोल भी हो सकता है, ऐसे ट्रिपल पोल, फोर्थ पोल, कितने मर्जी पोल का लिख दो। पढ़ना थोड़ा सा बताना, आपको पहली डेफिनेशन पढ़ के खुद से समझ आ रही है कि वो क्या बोलना चाहता है, क्या कह रहा है वो। इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ fz कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। रिमूवेबल में क्या था,
प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म बची नहीं रही थी। अब वो कहता अगर एफ जेड के प्रिंसिपल पार्ट में कुछ टर्म्स बच जाए, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब हम गिन पाए, 2 में 3 में 2 या 3 टर्म्स बचती हो, तो फिर हम उस पॉइंट जेड नोट को क्या कहेंगे, पोल ऑफ ऑर्डर एम। ये सारी बातें एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ आएगी। एक बार मोटा मोटा याद करो, अगर एफ जेड के प्रिंसिपल पार्ट्स में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं, तो हम फिर उस जेड नोट पॉइंट को क्या कहेंगे, पोल ऑफ ऑर्डर एम। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर ये सारी बात समझा रहा हूं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया बच्चे। एक बार 4th नंबर नोट और पढ़ लो। अगर एफ जेड पे जेड टेंडिंग्स टू क्या लगाएंगे, जेड नोट, तो अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है और कैसी वैल्यू आ रही है, इनफाइनाइट, तो हम इस जेड नोट पॉइंट को क्या कहेंगे, पोल ऑफ ऑर्डर एम। देखो पोल ऑफ ऑर्डर एम क्यों लिखा है, क्योंकि जो पोल होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, सिंपल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल। सिंपल पोल किसको कहते हैं, अगर ऑर्डर 1 हो तो उसको कौन सा पोल कहेंगे, सिंपल। अगर ऑर्डर 2 हो तो उसको क्या कहेंगे, डबल पोल। अगर ऑर्डर 3 है तो उसको क्या कहेंगे, ट्रिपल पोल। ये सब एग्जाम्पलों में देखेंगे, जैसे मैंने ये 2 नोट लगाए हैं। अगर b1 की वैल्यू तो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और आगे b2, b3, b4 सभी क्या है, इक्वल टू 0। तो बच्चे फिर जेड नोट को हम पोल कहेंगे किस ऑर्डर का, पैरों में कितने, 1, तो इस जेड नोट पॉइंट को पोल कहेंगे कितने ऑर्डर का, 1। और अगर इस जेड नोट को पोल ऑफ ऑर्डर 1 कहेंगे तो फिर इसका स्पेशल नाम है इफ पोल ऑफ ऑर्डर 1। अगर पोल का ऑर्डर कितना है, 1, तो फिर इस जेड नोट को कैसा पोल कहेंगे, सिंपल पोल। ऐसे ही मान लो b2 की वैल्यू तो क्या है, नॉन जीरो, और आगे वाली सारी टर्म्स क्या है, 0, तो उस केस में जेड नोट पॉइंट को पोल ऑफ ऑर्डर कौन सा नॉन जीरो है, 2 वाला, तो पोल ऑफ ऑर्डर 2। और बच्चे इस पोल का ऑर्डर अगर 2 है तो इस जेड नोट को क्या कहेंगे, डबल पोल। ऐसे ही मान लो b3 नॉट इक्वल टू 0, तो फिर जेड नोट को पोल ऑफ ऑर्डर 3, और उस केस में पोल ऑफ ऑर्डर 3 होगा तो जेड नोट कैसा पोल कहलाएगा, ट्रिपल पोल। ऐसे ही एन ऑर्डर का पोल, एम ऑर्डर का पोल, कितने भी ऑर्डर का हो सकता है। तो पोल बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, इनफाइनाइट टाइप के, सिंपल, डबल, ट्रिपल। अगर पोल का ऑर्डर 1 है तो उसका स्पेशल नाम है, क्या नाम है, सिंपल। अगर पोल का ऑर्डर क्या है, 2, तो उसका क्या नाम है, डबल। अगर पोल का ऑर्डर 3 तो उसका क्या नाम है, ट्रिपल पोल। ये सारी डेफिनेशनों में इनको तो याद रखने की जरूरत है नहीं, मेन आपको एक तो फर्स्ट डेफिनेशन याद होना चाहिए और एक फोर्थ। और मैं ये दोनों डेफिनेशन क्लियर करता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, तो मैं इसको मिटो रहा हूँ और एक एग्जांपल लिख रहा हूँ जो इस पोल को डिफाइन कर रहा है। बच्चे अभी अभी रिमूवेबल में क्या एग्जाम्पल लिया था, एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड। अब एग्जाम्पल को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो लिखा मैंने, इसके अंदर एग्जाम्पल्स लिखो पोल्स के अंदर, एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड स्क्वेयर। एक बार देख कर बताना ऊपर ऊपर से, क्या इसमें सिंगुलैरिटी दिख रही है। जैसे जेड नीचे दिख जाए ना बच्चे, तुम फटाफट से लोरेंट एक्सपेंशन का रट्टा मार लो ढंग से, बोलो क्या था, आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए आर जेड माइनस ए की पावर आर समेशन आर इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी आर अपॉन जेड माइनस ए की पावर आर। मुद्दा समझो, प्रिंसिपल पार्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ जेड की पावर नीचे आनी चाहिए। बच्चे क्या इसमें जेड की पावर नीचे दिख रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा पार्ट है, प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल पार्ट है तो सिंगुलैरिटी डिपेंड भी किस पे करती है, प्रिंसिपल पार्ट। रिमूवेबल होगी, पोल होगी, वो तो बाद की बातें हैं, पहले सिंगुलैरिटी दिख रही है, किस पर दिख रही है, 0 पे। जेड को अगर 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करते ही ये क्या बनाएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब 0 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं 0 पर हमें क्या मिल रही है, सिंगुलैरिटी। अब वो किस टाइप की होगी उसको चेक कर लेते हैं। बच्चे मुझे बताओ, क्या मैं इस 1 अपॉन जेड स्क्वायर को अलग से बाहर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। और साइन जेड का एक्सपेंशन अभी अभी लिखवाया था तुम्हें, बोलो क्या था, जेड माइनस जेड की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, जेड की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, यही आएगा। अब इस जेड स्क्वायर को अंदर अप्लाई कर दो, बोलो क्या बनेगा, 1 अपॉन जेड। इस जेड स्क्वायर को यहां पर भेजेंगे तो 1 अपॉन जेड अपॉन एक जेड स्क्वायर और जेड क्यूब कैंसिल आउट, जेड अपॉन फैक्टोरियल 3। इसको यहां पर भेजेंगे तो जेड की 3 अपॉन फैक्टोरियल 5। और अगर आगे मैं एक्सपेंशन खोलता तो जेड की पावर ऊपर ही आती, नीचे ना आती। क्या तुम्हें अभी भी फंक्शन में प्रिंसिपल पार्ट कुछ दिख रहा है बच्चे, जिसमें जेड नीचे आता है वो कौन सा पार्ट होता है, प्रिंसिपल। ये वाला तो कौन सा पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट। और ये वाले कौन से पार्ट है, जनरल पार्ट। क्योंकि अगर जेड ऊपर आ रहा है तो जनरल पार्ट, अगर जेड नीचे आ रहा है तो प्रिंसिपल पार्ट। सिंगुलैरिटी डिपेंड किस पे करती है,
प्रिंसिपल पार्ट पे। क्या तुम गिन पा रहे हो टर्म्स? क्या तुम प्रिंसिपल पार्ट देख पा रहे हो? क्या तुम्हें प्रिंसिपल पार्ट खत्म होता दिख रहा है इस क्वेश्चन में? नहीं। अगर खत्म ही हो जाता तो कौन सी सिंगुलैरिटी? रिमूवेबल। और लिखो, चेक करो डेफिनेशन, इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफजेड कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब अगर हम प्रिंसिपल पार्ट की टर्म्स को गिन पा रहे हैं, इसमें प्रिंसिपल पार्ट में कितनी टर्म्स हैं? एक। गिन पा रहे हैं तो वो किस में जाएगी? पोल्स। अब पोल्स कई टाइप का होता है, सिंपल, डबल, ट्रिपल। तो मेरे को बताना इस एक टर्म को गिन पा रहे हैं और किस पॉइंट पर ये इन्फिनिटी बना रहा है? जीरो पे। जेड को जीरो रखेंगे तो ये क्या बनेगा? इन्फिनिटी। तो आप क्या कहोगे? जेड इक्वल टू जीरो, और जिस टर्म के अंदर इन्फिनिटी बन रहा है उसमें जेड की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो आप कहोगे जेड इक्वल टू जीरो इज अ पोल ऑफ ऑर्डर जिस टर्म में इन्फिनिटी बन रहा है उसमें जेड की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो जेड इक्वल टू जीरो पोल ऑफ ऑर्डर क्या कहलाएगा? 1। बाय चांस यहां पर जेड की पावर 2 होता, जेड की पावर 2 होता, टर्म तो एक ही है, पर जेड इक्वल टू जीरो पर पुट करने पर इन्फिनिटी बन रहा है और जेड की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो फिर हम जेड इक्वल टू जीरो को पोल ऑफ ऑर्डर क्या कहते हैं? 2। कई बच्चे इस डेफिनेशन को बहुत गलत समझ लेते हैं। वो क्या समझ लेते हैं कि एक टर्म बन रही है तो पोल ऑफ ऑर्डर 1, अगर दो टर्म्स में इन्फिनिटी बन रहा है तो पोल ऑफ ऑर्डर 2। बिल्कुल नहीं। जिस टर्म में जो पॉइंट पुट करने पर इन्फिनिटी बन रहा है उसमें जेड की मैक्सिमम पावर उसका क्या कहलाती है? ऑर्डर। इसमें एक टर्म के अंदर ही जेड इक्वल टू जीरो पे इन्फिनिटी बन रहा है और जिस टर्म में इन्फिनिटी बन रहा है उसमें जेड की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो अपने जेड इक्वल टू जीरो पे इन्फिनिटी बन रहा है तो जेड इक्वल टू जीरो पोल है, और कितने ऑर्डर का? जिस टर्म में इन्फिनिटी बन रहा है उसमें जेड की मैक्सिमम पावर चेक कर लो कितनी है? 1। तो जेड इक्वल टू जीरो पोल ऑफ ऑर्डर क्या है बच्चे? 1। बोलो ये लाइन, ये एग्जांपल समझ में आया? वापस एफ जेड ये दिया होता, देखते ही पता लगा सिंगुलैरिटी कुछ ना कुछ है। अब कौन सी है वो चेक करने के लिए 1/z² को बाहर रखा, साइन जेड का एक्सपेंशन लगा दिया, z² को अंदर अप्लाई किया तो ये कुछ बना। देखकर बताओ इसमें प्रिंसिपल पार्ट कौन सा है? सिर्फ ये वाला। क्या हम प्रिंसिपल पार्ट की टर्म्स को गिन पा रहे हैं? गिन पा रहे हैं। तो वो कहता है इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स देन जेड इक्वल टू जिस पॉइंट पे इन्फिनिटी बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे? पोल। ये इस टर्म में इन्फिनिटी किस पॉइंट को पुट करने पर बन रहा है? 0। तो जेड इक्वल टू जीरो क्या कहलाएगा? पोल। अब ऑर्डर कैसे निकालते हैं? जिस टर्म में इन्फिनिटी बन रहा है उसमें जेड की क्या पावर चेक कर लो? मैक्सिमम। तो इसमें जेड की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो जेड इक्वल टू जीरो पोल ऑफ ऑर्डर कितना है? 1। और अगर किसी पोल का ऑर्डर 1 है तो इस जेड इक्वल टू जीरो को कैसा पोल कहेंगे? सिंपल पोल। तो लिखो देन जेड इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड सिंपल पोल। अगर किसी पोल का ऑर्डर 1 है तो उसका स्पेशल नाम है सिंपल पोल। अभी मैं एक दो एग्जांपल और करवाता हूं जिससे ये पूरी बात खुलकर समझ आ जाए कि हमने पोल का ऑर्डर कैसे निकाला है। अभी भी कई बच्चों को यही डाउट है कि शायद एक टर्म में बन रहा है इसलिए हमने इसका पोल का ऑर्डर क्या कह दिया? 1। बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। तो नेक्स्ट एग्जांपल और क्लियर तुम्हें समझा देगा कि पोल का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। और पोल निकालने के दो तरीके हैं। अगर ऊपर और नीचे अलग अलग टाइप के फंक्शन है तो हम इस तरीके से पोल के ऑर्डर निकालेंगे। अलग अलग टाइप का मतलब ऊपर कैसा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्री। नीचे कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक। अगर अलग अलग वैरायटी के फंक्शन है फिर तो हम इस तरीके से ऑर्डर निकालेंगे। पर अगर ऊपर भी अलजेब्रिक फंक्शन है और नीचे भी क्या है? अलजेब्रिक, तो उस केस में पोल निकालना बहुत इजी है। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है रेजिड्यू, वो उसी टाइप के क्वेश्चन रखता है। तो मैं वो एग्जांपल भी समझाता हूं कि अगर ऊपर और नीचे सेम क्वालिटी के फंक्शन हो तो फिर हमें ऐसे ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से मेरे लिए पढ़ना बच्चे। इस क्वेश्चन में z इक्वल टू जीरो पर पोल कितने ऑर्डर का आया है? 1। ये तो हो गई पहली डेफिनेशन को क्लियर कर रही है कि हम प्रिंसिपल पार्ट में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं तो फिर z इक्वल टू जिस पॉइंट पर इन्फिनिटी बन रहा है उसको क्या कहेंगे? पोल। और ऑर्डर निकालने के लिए जिस टर्म में इन्फिनिटी बन रहा है उसमें z की मैक्सिमम पावर। पर मैं इसी एग्जांपल में कौन सी डेफिनेशन समझा रहा हूं? फोर्थ नंबर मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं। पहले साइड में क्या लिखवाई थी मैंने? लिमिट z टेंडिंग्स टू z नॉट एफ जेड इक्वल टू एग्जिस्ट और इनफाइनाइट। अब तुम लोगों को पहला डाउट तो क्या आया होगा? सर पागल हो गए। पागल क्या हो गए कि एक तरफ तो क्या लिख रहा है ये बंदा? इनफाइनाइट, और एक तरफ लिख रहा है कि लिमिट क्या कर रही है? एग्जिस्ट। अब सच बताऊं तुम्हें लिमिट ही नहीं पता होगी, तुम्हें लिमिट का ही कंसेप्ट नहीं पता कि लिमिट को कैसे चेक करते हैं।
बच्चे क्या ये बातें तुम्हें अभी तक तो गलत ही लग रही है कि वैल्यू सोल्व करने पर क्या आ रही है, इनफाइनाइट, और ये लिखता फिर रहा है कि लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट। ऐसा होता है क्या? क्या होती है लिमिट? एग्जिस्ट कब करती है लिमिट? जब फाइनाइट आती है। तुमने तो यही रट्टा मारा हुआ, ऐसा नहीं होता। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो उसको बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ना कि इनफाइनाइट आने को बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इनफाइनाइट आने का मतलब ऐसी वैल्यू आ गई जो अनडिफाइन है, पर उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। इनफाइनाइट अगर आंसर आ गया तो हम ये नहीं कह सकते कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। एग्जिस्ट कब नहीं करती? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल ना आए। मान लो किसी क्वेश्चन को सोल्व करने पर लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गया और उसी क्वेश्चन को सोल्व करने पर राइट हैंड लिमिट 3 आ गई, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। हम लिमिट कब कहते हैं एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इन्फिनिटी आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो बच्चे ध्यान से सुनना। अच्छा, ये किस चीज के लिए कंसेप्ट है? जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में काम कर रहे हैं। किस प्लेन में काम कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स। तुमने रियल एनालिसिस की बुक पढ़ी थी सेकंड ईयर में, वो एफएक्स में होती थी। किस में होती थी? एफएक्स। एफएक्स में एक्स कहां से बिलोंग करता था? रियल नंबर। उस केस में वो बात बिल्कुल सही है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट में इन्फिनिटी आ गया तो हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। पर कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स प्लेन में इन्फिनिटी आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। एग्जिस्ट सिर्फ तब नहीं करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो बच्चे पहले वापस, क्या मैंने यही 4th नंबर पे डेफिनेशन लिखी है? मैं इसी क्वेश्चन में 4th नंबर डेफिनेशन लगाकर तुम्हें जस्टिफाई करता हूं कि इसमें भी पोल मिल रहा है। तो बच्चे पहले इसको नोट कर लो। कर लिया सभी ने? तो देखो इसी क्वेश्चन को मैं अब उससे सोल्व कर रहा हूं। एक बार मेरे लिए पढ़ दो। इस क्वेश्चन को जब मैंने बेसिक तरीके से सोल्व किया था तो z इक्वल टू 0 पर क्या मिला था? पोल। बच्चे सेकंड डेफिनेशन से हम पोल तो निकाल लेंगे पर उसका ऑर्डर कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम हर क्वेश्चन में ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं करेंगे। पर मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं कि इस क्वेश्चन में ये लगाते हो तो बिल्कुल तुम्हें क्या ही मिलेगा? पोल। पर ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा। लगाते बच्चे z नोट को हम बोल रहे हैं ना पोल। यहां पर अपना कितना है वैल्यू? 0। तो दोनों तरफ लिमिट z टेंडिंग्स टू क्या लगाएंगे? 0 लगा दी। लिमिट z टेंडिंग्स टू 0 fz इज इक्वल टू, बोलो, लिमिट z टेंडिंग्स टू 0 साइन z अपॉन z स्क्वायर। लिमिट कब अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में? जब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ना बने। क्या इस वक्त बन रही है? अभी तो बन रही है, पर थोड़ा सही तरीके से लिखें तो लिमिट z टेंडिंग्स टू 0, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? साइन z अपॉन z इंटू लिमिट z टेंडिंग्स टू 0 1 अपॉन z। नीचे वाले z स्क्वायर को एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे लिख दिया, लिमिट दोनों पे अलग अलग कर दी। इसकी स्टैंडर्ड लिमिट से प्रॉपर्टी से वैल्यू अभी भी बढ़ गया है। इसका मान कितना था? 1, और इसको चलने दिया। लिमिट z टेंडिंग्स टू 0 1 अपॉन z। अब लिमिट पुट करना। अब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही, 0 अपॉन 0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ऐसा कुछ तो नहीं बन रहा। तो कर सकते हैं, कर दो। z को जैसे ही 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 0 कितना आया? fz को ये वाली लिमिट देने पर वैल्यू कितनी आ रही है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है पर उसका मान कैसा आ रहा है? इनफाइनाइट। तो क्या ये उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो फिर आपने इस z नोट को क्या कहा था? पोल। तो आप इस 0 को क्या कहोगे? पोल। दैट मीन्स z इक्वल टू 0 हैज पोल। ऑर्डर का पता नहीं लगेगा तो ये डेफिनेशन हमें ऑर्डर के बारे में नहीं बताती, पर इतना बता देती है कि पोल मिलेगा या कुछ और मिलेगा। तो इसमें पोल ही मिल रहा है। कर दो बच्चे नोट। अरे दिमाग खुल रहे हैं क्या आज? बड़े शानदार चीजें हैं ये। अगर इसको 1-2 बार और पढ़ोगे ना फिर ये याद हो जाएंगी बातें। तो बच्चे इतना काम करते हैं आज की क्लास में। अभी इसके अंदर और 2-3 एग्जाम्पल करवाऊंगा क्योंकि पोल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसको तरीके से जब तक नहीं करेंगे, 2-3 एग्जाम्पलों से नहीं समझेंगे, तब तक पूरी बात क्लियर नहीं होगी। तो यहाँ तक करके छोड़ दो बच्चे। कल भी सेम टाइम आना है। अगर आप आओगे तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा और नहीं आओगे तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने इसलिए ये टाइम सुबह का रखा है जिससे आपकी वीडियोस कंटिन्यू हो जाएं। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं भाई, वो 1-2 महीने तो और ऑनलाइन देख लो, उसके बाद आपको टाइम लगाकर बच्चे आना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसको ऑनलाइन करवाना पॉसिबल नहीं है। उनको फटाफट नोट्स में से ही करेंगे हम, फिर कल को पेपर भी जल्दी हो जाए बाई चांस तो फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो आप लोग रिप्लाई करना आज मुझे पर्सनली जब ये वीडियो देख लो। ओके, थैंक यू बच्चों।